हम लोगों ने पिछले क्लास में स्पॉट रेट डिटर्मिनेशन देखा था, एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन स्पॉट मार्केट में किस प्रकार से होता है। उसमें आपने जाना कि डिमांड और सप्लाई फोर्स काम करता है, उसके अनुसार से स्पॉट मार्केट में एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन होता है, जिसको हम स्पॉट रेट कहते हैं। यहाँ पे फॉरवर्ड रेट डिटर्मिनेशन के संबंध में जो दो प्रकार के थ्योरम हैं, खास करके IRP थ्योरम, इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम, और दूसरा परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरम, है ना। तो IRP थ्योरम पहले हम लोग देखें। ये इंटरेस्ट रेट पैरिटी का मतलब समता होता है, बराबर, इक्वलिटी। तो इंटरेस्ट रेट हमने पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सचेंज रेट। उसमें डिफरेंट फैक्टर्स में आपको इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, दूसरा आपने देखा था इन्फ्लेशन रेट डिफरेंशियल। तो इन्फ्लेशन रेट परचेजिंग पावर को कहते हैं। तो उसके आधार पे भी किसी दो कंट्री में जो इन्फ्लेशन रेट प्रिवेल्ड है, जिस कंट्री के करेंसी के अगेंस्ट में होम कंट्री का प्राइस डिटरमाइन करते हो, या होम कंट्री के अगेंस्ट में फॉरेन कंट्री के एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन करते हैं, उस दोनों कंट्री के इंटरेस्ट रेट में अगर फर्क है ना, तो दोनों में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है एक्सचेंज रेट के डिटर्मिनेशन में, उसकी भूमिका बड़ी हो जाती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंटरेस्ट रेट का डिटर्मिनेशन मनी मार्केट में होता है कि नहीं। और मनी मार्केट में इंटरेस्ट रेट का डिटर्मिनेशन जो है वो दो चीज़ पे डिपेंड करता है, डिमांड ऑफ और सप्लाई ऑफ मनी। आप इंडियन इंटरेस्ट रेट के बारे में अगर आप देखो तो इंडिया में सप्लाई ऑफ जो इंडियन रुपीज़ है ना, और प्लस डिमांड ऑफ इंडियन रुपीज़ है, वो डिटरमाइन करता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट में क्या होना चाहिए। ऐसे तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन पॉलिसी की वजह से भी होता है, जिसकी चर्चा करेंगे। तो हम लोग इंटरेस्ट रेट जो भी किसी कंट्री में प्रिवेल्ड रेट होता है फ्लोटिंग रेट रिजिम में, वह डिमांड और सप्लाई ऑफ मनी के ऊपर डिपेंड करता है। अब आप गौर करें, डिमांड ऑफ मनी किस पे डिपेंड करेगा, तो इन्वेस्टमेंट के सिचुएशंस पर। गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, फाइनेंशियल पॉलिसी क्या है, या इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है, उन तमाम चीज़ पर अगर आप ओपन कर दिए फॉरेन मार्केट के लिए, तो स्वाभाविक है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा इंडिया में। तो आप गवर्नमेंट की पॉलिसी अगर इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में चेंज होता है, इंडस्ट्रियल क्षेत्र में रिस्ट्रिक्शंस को रिड्यूस किया जाता है, तो नतीजा इन्वेस्टमेंट उस क्षेत्र में भी बढ़ जाता है। अब यहाँ पे हमको देखना है कि सप्लाई किस पे डिपेंड करता है, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी भी आती है उसमें, और प्लस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो अपना स्थिति है उस पर भी डिपेंड करता है, उसकी एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, प्लस आपका हैबिट्स क्या है। आप गौर करें, सोशल ट्रेंड जो किसी कल्चर कंट्री में प्रिवेल्ड होता है, उसके अनुसार किसी प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ता और घटता है, नतीजा इन्वेस्टमेंट भी उस तरफ बढ़ता और घटता है। तो सप्लाई और डिमांड की स्थिति जो उस करेंसी का होता है वो प्रभावित होता है, नतीजा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी प्रभावित होता है। आप बराबर देखते होंगे किसी रेपो रेट कम कर दिया गया, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया गया, इस तरह का। तो ये थ्योरम कहता है IRP थ्योरम कि अगर दो कंट्री के एक्सचेंज रेट को अगर डिटरमाइन करना है, तो उसमें बहुत बड़ी भूमिका इंटरेस्ट रेट पे की होती है दोनों कंट्री के बीच। और करेंसी हैविंग हायर इंटरेस्ट रेट will be sold at discounted price, and the currency having lower interest rate is sold or purchased at higher price। ये थ्योरम है जो कहता है कि अगर किसी कंट्री में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो उस कंट्री के करेंसी का वैल्यू कम होगा, और जिस कंट्री में इंटरेस्ट रेट कम है तो उस कंट्री का करेंसी का वैल्यू ज़्यादा होगा। हाँ, तो आपने देखा कि इंटरेस्ट रेट दो कंट्री के बीच जो एक्सचेंज रेट को है वो डिटरमाइन करता है करेंसी का। तो इसमें जो एजम्पशन है उसको समझें कि यह माना जाता है कि जिस कंट्री का इंटरेस्ट रेट लोअर होता है वहाँ से फंड क्विट होकर के जिस कंट्री का इंटरेस्ट रेट हायर होता है वहाँ इन्वेस्टमेंट होता है। तो बोरोइंग स्टार्ट हो जाएगा लोअर
इंटरेस्ट रेट वाले कंट्रीज में, और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाएगा हाइयर रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले कंट्री में। सपोज हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स का इंटरेस्ट रेट 6%, 8%, 6% मान लिया जाए, और इंडिया का इंटरेस्ट रेट 12% मान लिया जाए, तो बिल्कुल डिफरेंस है अभी, है ना। तो एक्सचेंज रेट जिसके बड़ा होता है, इंटरेस्ट रेट जिसका ज़्यादा होता है, वहाँ का करेंसी कमज़ोर माना जाता है, और जिसका इंटरेस्ट रेट कम होता है वहाँ की करेंसी स्ट्रांग मानी जाती है। तो स्वाभाविक है कि इन्वेस्टर 6% पर बोरो करेगा फंड अमेरिका में, और इंडिया में इन्वेस्ट करेगा 12% पर, ताकि डिफरेंस का बेनिफिट वो ले सके। तो यही एजम्पशन है कि अगर आप देखें तो बोरोइंग ऑफ फंड्स फ्रॉम कंट्री हैविंग लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट विल इंक्रीज, वहाँ बोरो करना स्टार्ट हो जाएगा, तो बोरोअर्स बढ़ जाएंगे, नतीजा बोरोइंग्स का अमाउंट बढ़ता चला जाएगा। और ठीक विपरीत, इन्वेस्टिंग फंड्स इन होम कंट्री वुड इंक्रीज द सप्लाई ऑफ फंड्स, देयर बाय लोअर द इंटरेस्ट रेट। अब जहाँ पैसा आ रहा है इन्वेस्ट होने के लिए, वहाँ फंड का सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा इन्वेस्टमेंट का, तो स्वाभाविक है कि मार्केट में जो हायर इंटरेस्ट रेट 12% था इंडिया का, वो घटते चला जाएगा। तो उधर दूसरी तरफ क्या होगा कि जहाँ बोरो ज़्यादा करना शुरू कर दिए, तो वो अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू करेगा, क्योंकि फंड का डेफिसिट होगा उस कंट्री में। तो एक तरफ उसका इंटरेस्ट बढ़ रहा है अमेरिका का, और इंडिया का लोअर हो रहा है। तो 12 से नीचे जाएगा वो टुवार्ड्स 10, और 6 से अपर जाएगा टुवार्ड्स 8, 10, 12। तो ये दोनों जो ये फंड तब तक जारी रहता है क्विट करके इन्वेस्ट करना हाइयर रेट वाले इंटरेस्ट वाले कंट्री में, जब तक कि दोनों का डिफरेंशियल मिनिमाइज नहीं हो जाता है ये क्रम। क्योंकि बहुत लोअर मार्जिन मिलना शुरू होगा तो आप नहीं उस बिजनेस को करोगे। तो उसी प्रकार से अगर दूसरी तरफ देखें तो बाइंग होम कंट्रीज करेंसी एट ए स्पॉट रेट विल इंक्रीज इट। कहने का मतलब है कि आप इंडिया में आके यूएस डॉलर दे के तो इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकते, तो यूएस डॉलर से आप रुपया कर परचेज करोगे, तो रुपया पर प्रेशर पड़ेगा, ये इन्वेस्टमेंट फंड का बढ़ा, तो रुपया पर क्या होगा कि सेलिंग इन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बाइंग होम कंट्रीज करेंसी एट ए स्पॉट रेट विल इंक्रीज, नतीजा रुपया स्ट्रांग होगा और महंगा होगा वो। तो सेलिंग इन फॉरवर्ड रेट कॉन्ट्रैक्ट होम कंट्रीज करेंसी विल डिक्रीज द फॉरवर्ड रेट। अब आप गौर करो, जो इन्वेस्टमेंट इंडिया में किए तो यहाँ से जो प्रॉफिट रीप करके फिर अमेरिका में लोन वापस करने जाएंगे, तो स्वाभाविक है कि अमेरिका में तो डॉलर वापस करना होगा, तो इंडियन करेंसी दे करके और डॉलर हम परचेज करेंगे। तो इंडिया में उस समय फॉरवर्ड रेट जो आगे के 3 महीने बाद हमको डॉलर वापस करना है अमेरिका में बोरोअर के द्वारा, तो वो इंडिया में 3 महीने का प्रॉफिट रीप करके फिर उस डॉलर को परचेज करेगा इंडियन रुपी दे के, और फिर वहाँ जाके उस लोन को चुकाएगा। तो ये क्रम तब तक जारी होता है जब तक कि जो दोनों के बीच जो डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मार्जिन कम नहीं हो जाता, यानी डिफरेंशियल मिनिमाइज नहीं हो जाता है। दूसरी ओर आपने देखा कि मार्केट रेट जो है एक्सचेंज रेट, उसको कैसे प्रभावित किया, डिमांड और सप्लाई के वजह से जो कमज़ोर था कंट्री का करेंसी, इन्वेस्टमेंट एक्स्ट्रा होने की वजह से डिमांड बढ़ा, उसका नतीजा वो स्ट्रांग होना शुरू हुआ। तो एक तरफ जो एक्सचेंज रेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, उसमें भी इक्विलिब्रियम की स्थिति पैदा हो गई, और इंटरेस्ट रेट में भी। तो जहाँ पर ये ट्रेड ऑफ होता है वह उस वक्त का, उस समय का जो स्पॉट रेट है वही फॉरवर्ड रेट का डिटर्मिनेशन फ्यूचर में 3 महीने बाद का डिटर्मिनेशन का था। तो ये डिफरेंशियल, यही आईआरपी थ्योरम हमें बतलाता है कि इंटरेस्ट रेट की भूमिका बहुत बड़ी होती है एक्सचेंज रेट के डिटर्मिनेशन में, और इन सभी कारणों से एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है फॉरवर्ड मार्केट में। तो कैसे होता है, इसको अगर फॉर्मुलेट करके हम देखें, फॉर्मुलेशन ऑफ आईआरपी थ्योरम के तहत देखें तो फॉरवर्ड रेट और स्पॉट रेट का जो डिफरेंशियल परसेंटेज है वह इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल परसेंटेज के बराबर होगा। इस तरह का हमने पढ़ा। अब इसको सिंप्लीफाई करें, तो हम लिख सकते हैं फॉरवर्ड रेट बाय स्पॉट रेट ऑफ 0 टाइम
माइनस स्पॉट रेट बाय स्पॉट रेट ऑफ जीरो टाइम इज इक्वल टू इंटरेस्ट रेट ऑफ होम कंट्री करेंसी होम कंट्री माइनस इंटरेस्ट रेट ऑफ फॉरेन कंट्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ फॉरेन करेंसी। ये कट गया, कैंसिल हो गया, तो अब क्या स्थिति बनेगी? फॉरवर्ड 0 माइनस 1 इज इक्वल टू इंटरेस्ट रेट ऑफ होम कंट्री माइनस इंटरेस्ट रेट ऑफ फॉरेन कंट्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ फॉरेन कंट्री। अब आप इस माइनस को इधर ले या -1 को, तो फॉरवर्ड रेट बाय स्पॉट रेट इज इक्वल टू इंटरेस्ट ऑफ होम माइनस इंटरेस्ट ऑफ फॉरेन रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस फॉरेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। और इधर -1 था तो +1 हो जाएगा। अब आप राइट साइड से देखो, लिख सकते हो आप फॉरवर्ड रेट बाय स्पॉट रेट इज इक्वल टू एलसीएम लेने पर क्या हो जाएगा? 1 प्लस फॉरेन इंटरेस्ट रेट, तो डिवाइड करने पर आएगा इंटरेस्ट ऑफ होम इंटरेस्ट रेट माइनस फॉरेन इंटरेस्ट रेट और प्लस 1 प्लस फॉरेन इंटरेस्ट रेट। तो ये माइनस फॉरेन इंटरेस्ट प्लस फॉरेन इंटरेस्ट रेट कट गया, तो क्या बचा? फॉरवर्ड रेट बाय स्पॉट रेट इज इक्वल टू, अब इंटरेस्ट रेट होम कंट्री का +1 बचा, नीचे वही रह गया। अब आप फिर इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो फॉरवर्ड रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ऊपर आ जाएगा, तो फॉरवर्ड रेट इज इक्वल टू होगा इंटरेस्ट रेट ऑफ होम कंट्री प्लस 1 डिवाइडेड 1 प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ फॉरेन कंट्री इंटू स्पॉट रेट। हम लोग लिमिटेशन देखें आईआरपी थ्योरम का। लॉजिक तो है, ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट रेट प्रभावित नहीं करता एक्सचेंज रेट को, वो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है। लेकिन अगर गौर से सोचें तो किसी भी कंट्री का इंटरेस्ट रेट कौन सा लिया जाए एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है चूज करना, क्योंकि डिपॉजिट्स भी डिफरेंट है तो उस पर अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आप लोन लेते हो तो लोन का अमाउंट प्लस टाइम ड्यूरेशन, उस पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्क होता है। तो इसे में कौन सा आइडियल इंटरेस्ट रेट माना जाए, ये डिफ़िकल्ट टास्क है। दूसरा जो पक्षों ने इसका क्रिटिसाइज किया कि इंटरेस्ट रेट अप्लीकेबल टू बोर डिपेंड्स अपॉन द वॉल्यूम ऑफ लोन्स एंड एडवांसेज। वही बात हमने यहाँ लिखा कि डिपॉजिट में भी अलग अलग इंटरेस्ट होता है, लोन्स एंड एडवांस में भी अलग अलग इंटरेस्ट होता है। और अगर इन्वेस्टर्स के एटीट्यूड को देखें तो होम कंट्री के एसेट में इन्वेस्ट करना कम रिस्की होता है देन फॉरेन कंट्री के। इस तरह के एटीट्यूड भी प्रभावित करता है। लेकिन ये मानना कि वहाँ से क्विट करके अमेरिका से इंडिया में इन्वेस्ट करेगा ही करेगा, यह बहुत परफेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रेट पैरिटी इज many time disturbed by extraordinary forces like speculation। आप इंटरेस्ट रेट दोनों का डिफरेंशियल मिनिमाइज हो सकता है, लेकिन स्पेकुलेटर के इंटेंशन से, एटीट्यूड से वो डिमांड किसी एक्सचेंज का बढ़ जाएगा, एक्सचेंज रेट उसका बढ़ जाना स्वाभाविक है। तो स्पेकुलेशन वगैरह के वजह से भी प्राइस पर इफेक्ट पड़ता है। इंटरेस्ट रेट आर्बिट्रेज हार्डली हेल्प्स टू रीच IRP, यानी इंटरेस्ट रेट को के डिफरेंस को प्रॉफिट के रूप में रिप करने की जो प्रवृत्ति है वो रेयरली दोनों को डिफरेंशियल को इक्वल करता है। तो इसलिए कहा गया कि IRP को रीच करने में आर्बिट्रेज भूमिका निभाएगा ही नहीं आएगा, ऐसा हमेशा नहीं हो सकता पॉसिबल। इसलिए ये सारे लिमिटेशंस हैं के बावजूद हम इस बात से इग्नोर नहीं कर सकते कि IRP का जो थ्योरी है वह वैल्यूलेस है या नेग्लिजिबल इम्पोर्टेंस रखता है। महत्व तो है लेकिन केवल यही एक फैक्टर है नहीं हो सकता। तो इसी के सुधार के तौर पर परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरम को दिया गया, जिसका चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।